नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। सरगुजा जिले के परसोड़ी कला गांव में भूमि अधिग्रहण के नाम पर हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जांच दल की अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम गाँव पहुंची और पीड़ित महिलाओं व किसानों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों के अनुसार 3 दिसंबर को SECL और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई शुरू की। मौके पर कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शांतिपूर्ण विरोध कर रहे ग्रामीणों को 15 मिनट में निर्णय लेने की चेतावनी दी गई और इसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। खेतों में काम कर रही महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जबकि कई ग्रामीण जो आंदोलन में शामिल भी नहीं थे उन्हें भी मारपीट का सामना करना पड़ा। गांव के देव स्थान को नुकसान पहुंचा, पशु बिखर गए, जिनमें से कई अभी भी लापता हैं। घटना के बाद 7 महिलाओं सहित 10 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक मंत्री द्वारा दी गई सहमति संबंधी बयान को झूठा बताया और कहा कि उन्होंने अपनी जमीन देने से हमेशा इनकार किया है। RTI के माध्यम से भी यह स्पष्ट हुआ है कि भूमि अधिग्रहण की कोई प्रक्रिया कागजों में उपलब्ध ही नहीं है। बावजूद इसके बलपूर्वक कार्यवाही की गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इससे पहले अमेरा परियोजना में भी SECL ने रोजगार, मुआवजा या CSR का कोई वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण अब वे अपनी पुश्तैनी जमीन देने तैयार नहीं हैं। प्रियंका शुक्ला ने कहा कि लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और संपत्ति को नुकसान लोकतंत्र और पेशा कानून का खुला उल्लंघन है। अलेक्जेंडर केरकट्टा और अन्य नेताओं ने भाजपा पर उद्योगपतियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने न्यायिक जांच, सभी FIR वापसी और भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। आज मानवाधिकार दिवस है और मानवाधिकार के दिवस पर आज देश मानवाधिकार दिवस जहां एक तरफ मना रहा है, वहां पर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को मानवाधिकार उल्लंघन का एक गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी मानवाधिकार के उल्लंघनों की सुरक्षा हो सके, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने एक जांच दल बनाया था। अमेरा जो खदान वाला मसला सामने निकल के आया और कल आम आदमी पार्टी वहां पे जांच दल के लिए जांच करने गई थी, सब लोगों से मुलाकात करी और जो स्थितियां हमने पाई है कि कोई भी गांव वाला अपनी 1 इंच भी भूमि देने को तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि हमने ग्राम सभा से विशेष ग्राम सभा बुला के समय समय पर परिस्थितियों को बताया है सरकार को और हमने सीधा बोला है कि हमारी कोई सहमति हमने नहीं दी गई। बावजूद इसके दमन के आधार पर, तानाशाही के आधार पर वहां पर जो उनकी खेतीहर उपजाऊ भूमि है किसानों की, वो जबरदस्ती उनसे छीनी जा रही है। और बस्तर से लेकर के पूरे सरगुजा संभाग में अगर आप उठा के देखें तो एक तरह से पूरी मुहिम छेड़ दी गई है कि 1 इंच भी भूमि, उपजाऊ भूमि, खेतीहर भूमि, किसानों की भूमि, आदिवासियों की भूमि वो नहीं छोड़ेंगे और पूंजीपतियों के हाथों में बेचेंगे। तो इसी बात को लेकर के आज हमने वो जांच दल अपनी रिपोर्ट जो है प्रदेश में सौंपने वाला है और उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता है कि हम एक ही मांग कर रहे हैं कि जितनी FIRs हुई हैं उनको अविलंब वापस लिया जाए, गिरफ्तारियां ना हो किसी प्रकार की, और जो किसान है उनकी बात सुनी जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिना सहमति के आपके घर में घुस करके और कह दिया जाए कि नहीं ये जमीन तो अब हम सरकार ले लेगी, ये तरीका नहीं है। जब वहां पर 5वीं अनुसूचित का क्षेत्र है तो ग्राम सभा ने क्या बोला, लोगों ने क्या बोला, उनकी सहमति के बिना 3 फसली जो भूमि है वो ले लेना, ये थोड़ा पूरी तरह से अन्याय है। उसी के लिए आम आदमी पार्टी गांव के लोग, जो परसोड़ी कला के गांव के पीड़ित लोग हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। अगर FIR रद्द नहीं होता है तो आप लोग आगे क्या? हमारा एक ही रास्ता है। देखिए, हमने गांव में भी ये बात बोली, अगर गांव के लोग कह रहे हैं कि हम आंदोलनरत, हम 1 इंच भूमि नहीं देंगे, उनका एक स्पष्ट जवाब है, हम 1 इंच भूमि नहीं देंगे। हमारा भी वही कहना है कि गांव वाले ये कह रहे हैं तो उनको मानना चाहिए सरकार को। यदि नहीं मानती है तो मुख्यालय पे आकर के वो प्रदर्शन करना पड़ेगा, यहाँ बैठ करके धरना देना पड़ेगा, भूख हड़ताल करना पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, हम वो भी करेंगे। जो झड़प हुई थी कैसे देखते हो उसको? देखिए, झड़प तो ऐसे है कि आप निहत्थे गांव आपने किसको भिड़ा दिया है, इधर भी आपके ही लोग हैं, उधर भी आपके लोग हैं। सरकार बढ़िया मजे ले रही है। अडानी को मजे देने के लिए वो तस्वीर देख लीजिए आप जरा, जो आज चल रही है। एक तरफ रमन जी बैठे हैं और एक तरफ विष्णुदेव साय बैठे हैं। मतलब सीधे तौर पे दिखाया जा रहा है कि पूरी टीम मुस्तैद हो गई है अपनी यहाँ की जल जंगल जमीन बेचने के लिए। और ऐसे में अपनों को अपनों से लड़ाना है तो आपके बीच में फूट डाल दीजिए। वही चल रहा है कि किसान इधर किसान है, उधर जवान है और लड़ रहे हैं आपस में। और वहां पर जो मारपीट हुई है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवानों को अगर चोटें आई हैं तो गांव वालों को भी चोटें आई हैं। दोनों को ही नहीं होना चाहिए, दोनों के साथ हम खड़े हैं। लेकिन ये जो पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता जो है लगी हुई है बेचने में छत्तीसगढ़ की जमीन को, ये बर्दाश्त काबिल नहीं। ये तो हमारा कहना है कि ये संवेदनशील मामला है, इन मामलों को बहुत ही संवेदनशीलता से ट्रीट करना चाहिए। ये एक लाइन का मामला नहीं है, आपको सम्मानित करना है। आप जाके बात तो करिए। क्या सरगुजा के जो कलेक्टर है उन्होंने कभी गांव वालों के साथ बैठ के बात करना चाहा? अगर सम्मानित करने की बात है तो ऐसा क्या काम खो जा रहा है? खदान
किसी जगह पे खोद देना, किसी की जमीन, किसी का घर छीन लेना, ये कहाँ से काबिले सम्मान है, मुझे नहीं समझ में आता। और अगर सम्मान की बात है तो जा करके पहले गांव वालों से बात करिए, और बात करने के बाद वो जो 150 महिलाएं जिन पे आप FIR दर्ज करके आए हैं, फिर उनको भी सम्मान, अगर सम्मान खेलना है तो ऐसे खेलिए आप। और सम्मान किस बात का है, जब छत्तीसगढ़ का आज मानवाधिकार के दिवस के अवसर पर लगातार हमारे यहाँ के लोग जो है गोली खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, तो अब देख लीजिए किसका सम्मान और कैसा सम्मान। सवाल तो वही है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो पेशा एक्ट है वो कहाँ से निकल के आता है? वो संविधान की मूल भावना है। संविधान है तो सारे कानून है, संविधान से ही सारे कानून, चाहे कोल बेरिंग एक्ट निकला हो और चाहे पेशा निकला हो। अगर ये कानून गलत हो गया है तो उसको सरकार ठीक करे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। डबल इंजन की सरकार है भाई, केंद्र में भी आप बैठे, राज्य में भी आप बैठे, आपसे कुछ गलतियां हुई तो उसको सुधार करिए। आप एक तरफ कोल बेरिंग एक्ट, मतलब आप ऐसे जमीन नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको अनुमति नहीं मिलेगी, तो अब आप कोल बेरिंग एक्ट का हवाला देंगे। तो वही है कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी और सारे चापलूस आपके, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कमजोर को जितना भी दमन करना है कर लीजिए, वही चल रहा है। आपने जो वहाँ रिपोर्ट आप सौंपेंगे, उस रिपोर्ट में क्या जितनी बातें हमने निकल के आई हैं, एक तो ये कि जो FIR हुई है गलत हुई है। वहाँ के लोग अपना एक बात रख रहे हैं, उन बातों को सुनना चाहिए, संवाद करना चाहिए। ये मसला एक तरफा मसला नहीं है। दूसरा, 3 फसली उपजी भूमि है वहाँ की, वहाँ पर लगातार लोग खेती करते, किसानी करते, उनकी आजीविका का क्या होगा? वो जो बकरी मर गए, हमारे लिए बड़ा आसान सा है, किसी का बकरी मर जाना ठीक है, छोटी बात, लेकिन उनका जीविका वही है, बकरी मर जाना किसी का, गाय मर जाना किसी का। वहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में वो भी हुआ है जिसके बारे में कहीं रिपोर्ट हुआ ही नहीं है। चोटें लोगों को आई हैं, उनके बारे में क्या बात हुई है सबको पता है, सबने वो वीडियो फोटो देखे हैं, तो चोटें आई हुई हैं उस पे क्या, तो ये सारी चीजें जो है हमने वहां पर पाया है। ऐसा भी हमने पाया कि जो घटना स्थल है, सिर्फ घटना स्थल पर जो लोग मार खाए सिर्फ उतने लोग नहीं है, बल्कि मार खाने वालों की संख्या और कहीं ज्यादा है। और लोगों ने ये कहा कि जो भी हुआ वो बचाव में हुआ, हमने तो कोई अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाया, हम पे लाठीचार्ज करवाया गया, हम पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और जो भी उसके बाद हुआ वो सबने देखा है। वो कहने की जरूरत नहीं है कि कौन मार खा रहा था, कौन मार रहा था। इसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। ये पुलिस की आड़ लेकर के इधर जवान को, उधर किसान को आपस में लड़ा रही है। मुझे लगता है दोनों ही तरफ अपने ही लोग हैं, संवाद करना चाहिए। और पुनः कहूंगी कि गलत तरीके से जमीनें जो छीनी जा रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जमीनें अगर वो कह रहे नहीं देना चाहते हैं तो जबरदस्ती जमीनें नहीं ली जानी चाहिए। NTPC लारा में आगजनी जैसी आपदा की स्थिति में त्वरित बचाव, राहत एवं सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के उद्देश्य से एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में NDRF, CISF, जिला प्रशासन तथा आसपास के प्रमुख उद्योगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आयोजन NTPC लारा के प्रशासनिक भवन चक्रधर भवन में किया गया, जहां आगजनी की काल्पनिक स्थिति तैयार कर पूरी प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया गया। ड्रिल के दौरान अचानक आग लगने की सूचना पर सायरन बजाया गया, जिसके बाद कर्मचारी पूर्व निर्धारित आपदा स्थल पर एकत्रित हुए। इसी बीच अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस और सुरक्षा टीमों को तुरंत बुलाया गया। अग्निशमन टीम ने धधकती आग को नियंत्रित करने का तरीका प्रदर्शित किया, जबकि NDRF की टीम ने अपने विशेषज्ञ कौशल का प्रदर्शन करते हुए ऊंची इमारत से लोगों को रस्सी के माध्यम से सुरक्षित नीचे लाने का प्रशिक्षणात्मक प्रदर्शन किया। ड्रिल में धुएं से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देने, उन्हें स्ट्रेचर पर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने तथा आगे की चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल रेफर करने जैसी प्रक्रियाओं को भी बारीकी से दिखाया गया। इस व्यापक अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आकस्मिक आगजनी की स्थिति में जनहानि को न्यूनतम करना और त्वरित प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाना रहा। कार्यक्रम के अंत में महाप्रबंधक ने सभी सहभागी संस्थाओं, अधिकारियों और सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की नियमित मॉक ड्रिल से संगठन की आपदा प्रबंधन क्षमता और मजबूत होती है। इस अवसर पर उप कमांडेंट, उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला अग्नि अधिकारी, अदानी पावर के सुरक्षा अधिकारी, NTPC लारा सुरक्षा विभाग तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रेलवे प्रशासन अपनी जमीन पर लंबे समय से किए जा रहे अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया में जुट गया है। रेलवे ट्रैक से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में जिस प्रकार घरों और दुकानों का निर्माण किया गया था, उसे अत्यंत खतरनाक और सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण बताते हुए रेलवे ने प्रभावितों को नोटिस जारी किया। नोटिस मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जिस भूमि पर इन लोगों ने कब्जा किया है वह सरकारी संपत्ति है और पूरी तरह रेलवे के स्वामित्व में है। ऐसे में उस पर किसी भी प्रकार का बेजा कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता। चूंकि यह इलाका रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास है, इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों की जान और रेल संचालन दोनों ही खतरे में रहते हैं। इसी वजह से अतिक्रमण हटाना आवश्यक समझा गया।
बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और उसका संरक्षण उनका दायित्व है। रेलवे ने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को डेवलपमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया है। समय में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुरक्षा जोन निर्माण और अन्य परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिनके लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त करना अनिवार्य है। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही के बाद अब नजरें जिला प्रशासन पर टिक गई हैं। वह प्रभावित परिवारों के पुनर्वास या वैकल्पिक इंतजाम को लेकर क्या निर्णय लेता है। रेलवे ने साफ किया है कि यह अपनी जमीन को मुक्त कर भविष्य के विकास कार्यों की ओर आगे बढ़ेगा। नहीं, जैसा देखिए आपने ही स्वयं कहा कि वहाँ बेजा कब्जा है, तो जो सरकारी भूमि होती है उस पर जो है सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। तो अब हमें उस जगह को, चूँकि ट्रैक से सटा हुआ है, तो उस क्षेत्र को हमको डेवलप करना है और अनसेफ ना रहे। तो उसके लिए जो बेजा कब्जा उसको हटाने की प्रक्रिया तो बहुत लंबे समय से बिल्कुल विधिवत तरीके से की जाती है और वही विधिवत तरीके से उसको की जा रही है। इसमें कोई प्रॉब्लम या किसी भी प्रोसीजर का लैप्सेस नहीं। क्या कुछ वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है सर? क्या कुछ बनेंगे वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे कुछ प्लानिंग होगा रेलवे का, जिसके तहत उनको नोटिस किया गया है। और बेजा कब्जा वैसे भी हमारा हटाना और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है कि किसी प्रकार से गवर्नमेंट लैंड को हमेशा प्रिजर्व करना है। तो गवर्नमेंट लैंड को प्रिजर्व करने के लिए जो भी नेसेसरी कदम होते हैं उसे हम लेते रहते हैं समय समय पर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के रेलवे न्यू लोको कॉलोनी के पास मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां नाले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस टीम और थानेदार किशोर केवट मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का सूक्ष्म निरीक्षण किया। शिनाख्त के दौरान मृतक की पहचान नया पारा निवासी 24 वर्षीय अजय यादव उर्फ अज्जू के रूप में हुई। पुलिस को घटना स्थल में ऐसी कोई वस्तु या परिस्थितियां नहीं मिली जो किसी तरह की साजिश या आपराधिक गतिविधि की ओर संकेत करती हों। प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवक देर रात नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। न्यू लोको कॉलोनी मोड़ के पास उसका वाहन अनियंत्रित हो गया और वह सीधे नाले में गिर पड़ा। जोरदार टक्कर और गिरने की वजह से उसके सिर और माथे में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उसकी मौत हुई प्रतीत होती है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण हेड इंजरी नजर आ रहा है। हालांकि वास्तविक मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिया के नीचे एक बॉडी मिली थी, पुलिस को सूचना मिली थी। जहां पुलिस मौके पर पहुंची तो बाइक के साथ एक व्यक्ति नीचे गिरा हुआ था पुलिया के, जिस पर उसकी पहचान अजय यादव नाम से हुई है उसकी पहचान। और पुलिस इस पर जांच कर रही है मर्ग कायम करके। प्रथम दृष्टया प्रत्यक्षदर्शियों के आसपास के लोगों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु बाइक से स्वतः गिरने से हुई है। फिर भी पुलिस सभी पहलुओं पर इसकी जांच कर रही है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले मिली अधजली लाश के रहस्य से आखिरकार पर्दा उठ गया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सुरागों और लगातार पूछताछ के आधार पर मृतक की पहचान कर हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 नवंबर को तिफरा क्षेत्र स्थित होटल ग्रैंड लोटस के पीछे झाड़ियों में एक अधजला शव मिला था। पहचान न होने पर पुलिस ने पोस्टर जारी किए और राज्य भर की गुम इंसान रिपोर्टों से मिलन कराया। इस दौरान टीम ने घटना स्थल के आसपास मिले मोबाइल टावर लोकेशन का बारीकी से विश्लेषण किया। इन्हीं तकनीकी जांचों के आधार पर मृतक के परिजनों तक पहुंचा गया। शव की पहचान गोपाल कोल निवासी सोमिया नेवारी, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र के रूप में हुई। इसके बाद जांच की दिशा स्पष्ट हुई और पुलिस ने कई टीमों को लगाया। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 संदिग्ध अरुण दास मानिकपुरी और धनेश लोधी उर्फ राजू को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि घटना की रात मृतक गोपाल तिफरा सब्जी मंडी रोड के पास शराब पी रहा था। इसी दौरान विवाद हुआ और गुस्से में दोनों ने पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए शव और कपड़ों में आग लगा दी गई। सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। 7 नवंबर को सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा मंडी जो बाजार जाने का जो रास्ता है, वहाँ ग्रैंड अम्बा होटल के पीछे एक अधजला डेड बॉडी मिला था, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस के द्वारा उसमें मर्ग कायम करके मामले को जांच में लिया गया था। इसमें सबसे बड़ी जो पुलिस के सामने जो चुनौती थी वो अज्ञात शव का पहचान करना था। प्रथम दृष्टया ही मामला गंभीर प्रतीत हो रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा इसको हत्या का अपराध मानकर विवेचना की जा रही थी। क्योंकि मृतक
का जो शरीर था उसमें लगभग घुटने से लेके ऊपर का पूरा शरीर जला हुआ था और पहचान का कोई भी चिन्ह वहाँ पर नहीं था। तो पुलिस ने तकनीकी आधार पे, मोबाइल फ़ोन के आधार पे सबसे पहले इसका पतासाजी किया, जिसके में आसपास के ज़िले में जो गुम इंसान है उनका रिकॉर्ड मांगा गया। दूसरे राज्यों के भी उस समय के जो गुम इंसान थे उसको भी पुलिस ने अपने माध्यम से मंगाया। और घटना के पश्चात जितने मोबाइल नंबर बंद हुए थे उन मोबाइल नंबर के भी बारे में तस्दीक करने के पश्चात मृतक की पहचान सिर्फ और सिर्फ तकनीकी आधार पे हुई, जिससे मृतक की पहचान जो है वो गोपाल कोल सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी पहचान हुई। मृतक के परिजनों को बुलाया गया, उस सभी एंगल पर जांच की गई तो ये पता चला कि मृतक जो है वो वाहन चालन का काम करता था और गाड़ी लेके यहाँ पर आया था और उसके पश्चात वो यहाँ से वापस जाना चाह रहा था। उसी दौरान उसने स्थानीय जो एक शराब दुकान से शराब ली है और वहाँ पर बैठ के शराब पी रहा था। उसी समय दो बदमाश जो दोनों आरोपी है वो वहाँ पर जिनके साथ मिलकर मृतक के साथ शराब पीने के लिए आया और किसी बात को लेके वहाँ पर इनके साथ लड़ाई हुआ और इसके पश्चात वहीं पर कचरे के पास रखे पत्थर से इन्होंने मृतक के सिर पर वार कर मृतक की हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए वहीं पर से कचरे का जो ढेर था उसी को मृतक के ऊपर डाल के उस पर आग लगा दिया और वहाँ से भाग गए तथा मृतक के मोबाइल फ़ोन को वहाँ से दूर एक नाले में ले जाके फेंक दिए। घटना के पश्चात ये लोग काफ़ी घबरा गए और ये आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि हमसे घटना हो गई इस प्रकार से, और कुछ लोगों ने इनको सुना तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। लेकिन पुलिस के पास जो सबसे बड़ी चुनौती जो थी सबसे पहले पहचान करने की, तो हमने उसको मृतक की पहचान की और उसके पश्चात दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपराध को करना स्वीकार किया गया। दोनों को हिरासत में लेके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो सबसे बड़ी पहचान जो चुनौती जो शुरू में हमने बताया पुलिस को वो था मृतक का कोई भी पहचान कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने अथक मेहनत करके और हमारे जो एसीसी की टीम थाने में जो सिविल लाइन थाना, सरकंडा थाना, सिरगिट्टी थाना के जो पुलिस के स्टाफ हैं और जो स्थानीय नागरिक हैं इन सभी की मशक्कत, सभी के सहयोग से और सभी की मेहनत से पुलिस ने एक अंधे कत्ल को डिटेक्ट किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। सकरी थाना क्षेत्र के चोर भट्टी कला में बुधवार देर रात हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोर भट्टी खुर्द के पूर्व सरपंच मनबोध यादव का खून से लथपथ शव गुरुवार सुबह तालाब किनारे मिला, जिसके बाद गांव में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बुधवार रात मनबोध अपने परिचित अजय कुमार और कुछ अन्य लोगों के साथ तालाब किनारे शराब पी रहा था। इसी दौरान अजय ने पुराने विवाद की जानकारी अपने परिचित गुलाब साहू और गौतम चंद साहू को दी और बताया कि मनबोध वहीं मौजूद है। सूचना मिलते ही दोनों वहां पहुंचे और मनबोध पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी मौके पर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उन्होंने मृतक की स्कूटी भी तालाब में फेंक दी। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से शराब की बोतलें, प्लास्टिक ग्लास और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं। ग्रामीणों ने भी बताया कि यह स्थान लंबे समय से देर रात शराब पीने वालों का अड्डा बना हुआ था। पुलिस के अनुसार हत्या की जड़ जमीन संबंधी पुरानी रंजिश है। मृतक और आरोपी गौतम के खेत आमने सामने थे, जिस वजह से मनबोध अक्सर गौतम पर दबाव बनाता था। इसी रंजिश में तीनों ने हत्या की योजना बनाई। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है। सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सकरी थाना क्षेत्र के चोरभट्टी गांव के तालाब में प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ एक डेड बॉडी है, जिस पर पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचने पर मृतक की पहचान मनबोध यादव के रूप में हुई तथा पुलिस द्वारा मर कायम करके प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर मामले की अग्रिम जांच की गई, जिस पर पुलिस को सूचना मिली कि उसी गाँव के रहने वाले गौतम चंद साहू के साथ इसके जमीन को लेकर विवाद है। तो पुलिस ने गौतम चंद साहू को हिरासत में लेकर उसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा हत्या का अपराध करना कबूल किया गया तथा बताया गया कि उसका एक अन्य साथी अजय मृतक के साथ रात में था तथा उसने आरोपी गौतम को मृतक के तालाब के पास रहने की सूचना देने पर आरोपी अपने भाई गौतम के साथ वहां पर पहुंचा और
अपने पास रखे कुल्हाड़ी से वार करके मृतक की हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोनी थाना क्षेत्र के लोफदी फोकटपारा में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पति जितेंद्र केवट ने चरित्र शंका के कारण अपनी पत्नी संतोषी केवट की लोहे के सब्बल से सिर पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के आरोपी मौके से फरार हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोनी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्रार्थ्या कुंती केवट की रिपोर्ट पर मर्ग अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल के निर्देशन में निरीक्षक भावेश शेंडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद दिगर राज्य भागने की फिराक में था, ताकि गिरफ्तारी से बच सके। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और तकनीकी सुरागों की मदद से कुछ ही घंटों में जितेंद्र केवट को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस का कहना है कि आगे मामले में विस्तृत पूछताछ और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से क्षेत्र में फैली दहशत भी कम हुई है। कुनी थाना क्षेत्र के लुफंदी गांव में बीती रात एक महिला संतोषी केवट के उसके पति राजेश केवट के द्वारा लोहे का रॉड से सिर में वार करके हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा आरोपी राजेश केवट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और दोनों का पुराना विवाद था, जिसके कारण से महिला अपने मैके में रह रही थी। कल रात वो अपने पत्नी से मिलने उसके मैके आया और वहीं पर दोनों के बीच में विवाद होने पर उसके द्वारा हत्या की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।